ये गुप्ता एंड गुप्ता बुक का पार्ट है। हम लोग इसका सीक्वेंस बना रहे हैं सॉल्यूशन का, सीरीज बाय सीरीज पार्ट वाइज पार्ट करते हुए। तो अभी हम लोग का चल रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 50 तक के टोटल क्वेश्चन देखे थे। इस पार्ट में हम लोग 50 से आगे था, 50 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पीछे का जो पार्ट है हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टोटल। और ये पार्ट जो चल रहा है, ये सीरीज जो चल रहा है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का चल रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला पार्ट भी हो चुका है। पहला पार्ट में हम लोग 50 तक सॉल्व कर चुके थे। 50 पार्ट में 50 क्वेश्चन में हम लोग देखे थे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में अगर देखा जाए जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.25 से लेकर के 0.35 तक होता है, और रैपिड सैंड में कितना होता है 0.35 से लेकर के 0.6 तक होता है। इसमें अगर सी यू का वैल्यू देखा जाए, सी यू होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो 3 से लेकर के 5 तक लाइज करता है, और इसमें जो होता है 1 से लेकर के 1 से लेकर के 1.5 या 1.7 तक लाइज करता है। और अगर इफ़िशियंसी देखा जाए तो सबसे मेजर चीज़ है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी जो होता है स्लो सैंड फिल्टर का इफ़िशियंसी जो होता है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है 98 to 99% इफ़िशियंसी होता है स्लो सैंड फिल्टर का। और रैपिड सैंड फिल्टर का देखा जाए तो 80 से लेकर के 90 तक होता है परसेंटेज में। और फिल्ट्रेशन रेट जो होता है 30 टाइम्स मोर होता है किसमें, रैपिड सैंड फिल्टर में। इस तरह से कह सकते हैं जो फिल्ट्रेशन रेट जो है स्लो सैंड फिल्टर का वो 100 से 200 हुआ था, और अगर रैपिड सैंड में देखा जाए तो इसको 30 टाइम्स करेंगे तो 3000 हो जाएगा लेकर के 6000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का हम लोग देखते हैं। 51 नंबर से शुरू करते हैं इस पार्ट का। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन सेशन रीजन का है। सेशन क्वेश्चन रीजन में क्या दिया हुआ है, स्लो सैंड फिल्टर आर मोर इफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर। जो इसमें पूछ रहा है इफिशियंसी, अभी हम लोग देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है। जो इफिशियंसी होता है स्लो सैंड फिल्टर का वो कितना होता है 98 to 99% होता है। मीन्स इसका इफिशियंसी जो होता है स्लो सैंड फिल्टर का वो ज़्यादा होता है किससे कंपेयर में, रैपिड सैंड फिल्टर में। रैपिड सैंड फिल्टर का जो इफिशियंसी होता है वो 80 to 90 तक होता है, 80 to 90% तक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर आर मोर इफिशियंट, मीन्स मोर इफिशियंट किसके कंपेयर में, रैपिड सैंड फिल्टर में। तो एक सही है। द सैंड यूज इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर दैन द रैपिड सैंड फिल्टर। जो सैंड इसमें यूज हो रहा है स्लो सैंड फिल्टर में वो फाइनर है किसके कंपेयर में, रैपिड फिल्टर के कंपेयर में। तो इसी वजह से जो होगा इसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा। अगर सैंड पार्टिकल अगर छोटा है तो इसके जो फिल्ट्रेशन होगा उसका रेट कम होगा, लेकिन इफिशियंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका रीज़न भी सही है। मीन्स स्लो सैंड फिल्टर का इफिशियंसी ज़्यादा होता है, और जो पार्टिकल साइज है, क्यों होता है इफिशियंसी ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल जो साइज है वो कम होता है रैपिड से। इफिशियंसी जो है स्लो सैंड फिल्टर का ज़्यादा होगा किससे, इफिशियंसी ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर से। तो इस तरह से इसका ये भी सही है, ये सही है। और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने का मतलब ये है कि फाइनर हो रहा है, सैंड पार्टिकल फाइनर है, इस वजह से इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो इसका आंसर जो होगा बोथ 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 ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एयर बाइंडिंग फेनोमेना इन रैपिड सैंड फिल्टर। एयर बाइंडिंग फेनोमेना जो है रैपिड सैंड फिल्टर में किस वजह से होता है, ठीक है। एयर बाइंडिंग फेनोमेना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एयर बाइंडिंग फेनोमेना कहाँ होता है। तो एयर बाइंडिंग फेनोमेना जो होता है रैपिड सैंड फिल्टर में होता है, ना कि स्लो सैंड फिल्टर में। जब भी होगा एयर बाइंडिंग फेनोमेना तो रैपिड सैंड फिल्टर में होगा। रैपिड सैंड फिल्टर क्यों होता है कि एक्सेसिव नेगेटिव हेड जो है एक्सेसिव नेगेटिव हो जाता है, इसके वजह से एयर बाइंडिंग फिनोमेना होता है। दैट इज ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज यूज फॉर बैक वाशिंग। बैक वाशिंग होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, ठीक है। ये याद रखना है कि बैक वाशिंग जब भी होता है तो रैपिड सैंड फिल्टर में होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच यूज फॉर बैक वाशिंग। बैक वाशिंग में कितना वाटर यूज होता है, तो बैक वाशिंग में यूज होता है 2 से लेकर के 5% तक का वाटर यूज होता है। 2 से 5% तक का वाटर यूज होता है, बैक वाशिंग में यूज होता है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए नियरेस्ट जो मेरा है 2 से 4, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पीरियड ऑफ क्लीनिंग। क्लीनिंग पीरियड कितना होता है स्लो सैंड फिल्टर में। स्लो सैंड फिल्टर में जो क्लीनिंग पीरियड होगा, क्लीनिंग पीरियड जो होगा स्लो सैंड फिल्टर में ज़्यादा होगा।
क्लीनिंग पीरियड जो होता है, क्योंकि स्लो सेंट फिल्टर का जो एफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा होता है, तो पीरियड जो होगा तो ज़्यादा लगेगा। तो यह कह सकते हैं कि स्लो सेंट फिल्टर में जो क्लीनिंग पीरियड होता है वो 2 से 3 मंथ होता है। यहीं अगर रैपिड में देखा जाए तो रैपिड में मेरा होता है 1 से 2 दिन तक के, मीन्स 1 से लेकर के 2 दिन होता है। रैपिड करने का मतलब 1 to 2 डेज होता है इसका, 1 से 2 डेज होता है और क्लीनिंग पीरियड। यही अगर स्लो में पूछा था तो स्लो में 2 से 3 मंथ तक होता है। दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछ रहा है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर। अभी हम लोग देखे थे क्या, एक स्लो सेंट फिल्टर था, एक रैपिड फिल्टर था, एक और था प्रेशर फिल्टर जो प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, एक प्रेशर फिल्टर हो गया। तो इसमें देख रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा कि प्रेशर फिल्टर का। अभी तो हम लोग देखे थे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो था स्लो सन फिल्टर का सबसे कम था, इससे अगर देखा जाए तो रैपिड होगा, इससे ज़्यादा होगा तो प्रेशर फिल्टर का होगा। सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो प्रेशर फिल्टर का होगा। और इससे ये दोनों में कंपेयर किए थे स्लो सन फिल्टर और रैपिड सन फिल्टर में, तो 30 टाइम्स ज़्यादा था, 30 टाइम्स ज़्यादा था रैपिड सन फिल्टर का। तो इससे पूछ रहा था फिल्ट्रेशन रेट और प्रेशर फिल्टर। तो फिल्टर ऑप्शन देखते हैं, लेस देन द स्लो सन फिल्टर, लेस तो नहीं होगा, जब भी होगा तो ज़्यादा ही होगा। इन बिटवीन द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ स्लो सन फिल्टर एंड रैपिड, नहीं रैपिड से भी ज़्यादा होता था, ये भी गलत है। ग्रेटर देन द रैपिड सन फिल्टर, हाँ अभी हम लोग देखे स्लो सन फिल्टर इसके ग्रेटर हो गया रैपिड का, इससे ग्रेटर हो गया कौन, प्रेशर फिल्टर का। तो सबसे ज़्यादा मेरा प्रेशर फिल्टर का जो होगा फिल्ट्रेशन रेट जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्रेशर का। तो ग्रेटर देन द रैपिड, इस रैपिड से भी ज़्यादा आता है, से इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डबल फिल्ट्रेशन। डबल फिल्ट्रेशन कब होता है, डबल फिल्ट्रेशन तब होता है जब स्लो सैंड फिल्टर के आगे एक रैपिड सैंड फिल्टर लगा दिया जाए। रैपिड सैंड फिल्टर लगा दिया किसके आगे में, स्लो सैंड फिल्टर के आगे में। तो डबल फिल्ट्रेशन कहाँ यूज़ करते हैं, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका किस तरह से देख रहा है। डबल फिल्ट्रेशन देख लिए क्या होगा, स्लो सैंड फिल्टर के आगे में अगर हम लोग रैपिड लगा दें, उसी को सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डबल फिल्ट्रेशन। मीन्स डबल फिल्टर हो रहा है, रैपिड पहले है फिर स्लो है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। हाँ स्लो सैंड फिल्ट्रेशन को टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ रैपिड, नहीं रैपिड को इंक्रीज नहीं किया जाता है, रैपिड तो पहले लगाया जाता है, रैपिड पहले लगाया जाता है किसका, स्लो कैंड का। और स्लो इसका जो एफिशिएंसी होगा किस में बढ़ेगा, मतलब फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसका बढ़ जाएगा, स्लो सैंड फिल्टर का। मोस्टली डबल फिल्ट्रेशन में जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो स्लो सैंड फिल्टर पे होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डबल फिल्ट्रेशन है जो इंक्रीज क्या करता है फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसका, स्लो सैंड फिल्टर का, ना कि ये। क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर को यूज किया जाता है कहाँ, स्लो सैंड फिल्टर के पहले, यूज कर दिया जाता है रैपिड सैंड फिल्टर का, ताकि इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। दैट इज ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया 56 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्या आता है, क्लीनिंग इज डन। क्लीनिंग इज डन बाय, क्लीनिंग जो है कैसे डन किया जाता है, क्लीनिंग का कार्य कैसे होता है। तो सेपरेशन एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। स्क्रैपिंग हो गया और रिमूवल किस में हो रहा है, स्लो सैंड फिल्टर में स्क्रैपिंग होता है और उसको रिमूव करते हैं कहाँ, स्लो सैंड फिल्टर में। बैक बासिंग स्लो फिल्टर, बैक बासिंग जो होता है, जब भी बैक बासिंग होगा वो रैपिड सैंड फिल्टर में होगा। बैक बासिंग का जो वर्क होता है जब भी होगा तो रैपिड सैंड फिल्टर में होगा। तो बैक बासिंग गलत होगा। तो स्क्रैपिंग और रिमूवल स्लो सैंड फिल्टर में एक सही है, बैक बासिंग जब भी होगा तो रैपिड में, लेकिन स्लो दिया हुआ में दो गलत है। स्क्रैपिंग और रिमूवल इन रैपिड, नहीं रैपिड में बैक बासिंग होता है तो ये भी गलत है। स्क्रैपिंग जो होगा स्लो सैंड फिल्टर में होगा तो रैपिड नहीं होगा। बैक बासिंग इन रैपिड, हाँ बैक बासिंग जो है रैपिड में दिया हुआ दैट इज ये सही है, मीन्स 1 और 4 सही है। 1 और 4 मेरा देख लेते हैं, 1 और 4 मेरा सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या है, डिसइंफेक्शन जो होता है सबसे लास्ट प्रोसेस है। ये देखना ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन जो होता है सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, किलिंग द डिजीज बैक्टीरिया, इस जो है जो डिजीज बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से डिजीज होता है उसको मारता है डिसइंफेक्शन, उसी को डिसइंफेक्शन कहता है। डिसइंफेक्शन मीन्स इन्फेक्शन को कम करना, इसी को डिसइंफेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन को कम करना डिसइंफेक्शन। तो इसी को किलिंग द डिजीज बैक्टीरिया को मारने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज बाई, द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी जो है क्लोरीन का कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को डिक्रीज कर देंगे तो क्या ये इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी, नहीं ये तो और डिक्रीज कर देगा ना, क्योंकि डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी टेम्परेचर और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी जो है प्रोपोर्शनल हो गया टाइम का
और प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का, दोनों का मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं डिसइंफेक्शन ऑप्शन क्या कर रहा है, डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज, कब इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, इंक्रीज था, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ये भी नहीं, इसे दोनों डिक्रीज करेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम प्लस टेम्परेचर। तो ये एक इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो इफिशियंसी भी बढ़ेगा, मीन्स 3 इसका सही है। तो एग्जैक्ट आंसर ओनली 3 दैट इज डी, क्योंकि हम लोग देख लेंगे डिसइंफेक्शन जो इफिशियंसी है, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी जो है, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, टेम्परेचर का प्लस में टाइम का। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा वहीं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन डिसइंफेक्शन इफिशियंसी इज आल्सो इंक्रीज, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्लोरीन डिमांड क्या होता है, क्लोरीन डिमांड जो होता है वाटर का कितना होता है। अब किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितना हम क्लोरीन अप्लाई किए हैं, मीन्स अप्लाइड क्लोरीन, और जितना बच गया मेरा जो रेसिड्यूल, जिसको रेसिड्यूल बोलते हैं, अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिड्यूल क्लोरीन, उसी को बोलते हैं क्लोरीन डिमांड। मीन्स डिमांड कितना हो गया, जितना हम अप्लाई किए और जितना बच गया उस दोनों हटा देंगे तो अपना बचेगा, और डिमांड कितना हुआ, अप्लाई माइनस रेसिड्यूअल। तो इस तरह से कह सकते हैं क्लोरीन डिमांड इन द वाटर इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन, नहीं रेसिड्यूअल क्लोरीन, अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिड्यूअल क्लोरीन, सम ऑफ द अप्लाइड सम नहीं होगा क्योंकि बचा हुआ क्लोरीन अप्लाइड में से घटा देंगे तो होगा डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड क्लोरीन एंड रेसिड्यूअल क्लोरीन, दैट इज डिफरेंस हो गया, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट के बाद जो क्लोरिनेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, मतलब बियॉन्ड बोल रहा है क्लोरिनेशन, जब क्लोरिनेशन तो ब्रेक पॉइंट से अगर ब्रेक पॉइंट इसके बाद से जो क्लोरिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं, इसको सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का अगर देखा जाए तो ब्लीचिंग CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं पे एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ से देख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, CaOCl2। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज इसका होता है 40% होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है 40% होता है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश वाटर, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में अगर देखा जाए परसेंटेज क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का तो 40% होता है, तो 40 अप्रोक्स मेरा 30 to 35%, दैट इज सी इसका। इसी में अगर हाइपोक्लोराइड पूछता, अगर इसमें हाइपोक्लोराइड पूछता तो इसका जो होता है 70% होता है, हाइपोक्लोराइड 70% होता है, तो क्लोरीन मेरा 30 to 35% हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, जब ब्लीचिंग पाउडर से जो ट्रीटमेंट होता है वाटर का उसको क्या कहते हैं, तो प्री क्लोरिनेशन नहीं कहते हैं, सुपर क्लोरिनेशन, डिक्लोरिनेशन, हाइपोक्लोरिनेशन। जब ब्लीचिंग पाउडर से जब ट्रीटमेंट होता है वाटर का तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरिनेशन, हाइपोक्लोरिनेशन, दैट इज डे इसका करेक्ट आंसर हो गया, हाइपोक्लोरिनेशन। ब्लीचिंग पाउडर से अगर ट्रीटमेंट होगा तो उसको हाइपोक्लोरिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन स्विमिंग पूल का जो डिसइंफेक्शन किया जाता है उसमें कौन सा जो है सबसे बेस्ट मेथड है, सुटेबल है किसके लिए, स्विमिंग पूल के लिए। तो सबसे लिए इसको यूवी मेथड जो होता है, यूवी रे मेथड जो होता है सबसे आसान है। यूवी होता है अल्ट्रावायलेट रे ट्रीटमेंट। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ स्विमिंग पूल वाटर, स्विमिंग पूल का जो डिसइंफेक्शन होगा वो अल्ट्रावायलेट रे मेथड से किया जाता है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज्ड डिक्लोरिनेशन, डिक्लोरिनेशन के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो डिक्लोरिनेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, डिक्लोरिनेशन के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज फॉर डिक्लोरिनेशन, डिक्लोरिनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा होता है, हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए, और डिक्लोरिनेशन के लिए लोग क्या यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं। SO2 यूज करते हैं कहाँ, डिक्लोरिनेशन करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इन द
क्लोरिनेशन विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि डेथ रेट जो है, डेथ रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेथ रेट, बैक्टीरिया का जो डेथ होने का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसका डिसइंफेक्शन इफिशियंसी अगर देखा जाए वाटर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो बैक्टीरिया रेट, जो डेथ होगा बैक्टीरिया का रेट डेथ करने का वो बढ़ जाएगा, इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स इफिशियंसी इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी हो गया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया डेथ रेट, तो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज कम्पेयर टू हायर पीएच वैल्यू द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट क्लोरिनेशन फॉर लोअर पीएच। जब हायर वैल्यू, पहले क्या था कि हायर पीएच वैल्यू था, उस समय जो कॉन्टैक्ट पीरियड था वो कितना होगा एज कम्पेयर टू लोअर पीएच वैल्यू। अगर लोअर पीएच का वैल्यू अगर कम कर दिया जाए तो कॉन्टैक्ट पीरियड भी कम जाएगा, मीन्स लोअर हो जाएगा, लोअर पीएच के वैल्यू लोअर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो हायर वैल्यू के कंपेयर में जो लोअर पीएच पर जो कॉन्टैक्ट पीरियड का जो वैल्यू होगा वो लोअर होगा। दैट मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 नंबर, 68 नंबर क्या कर रहा है, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी। अभी हम लोग देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट का। डिसइंफेक्शन इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या बोला, रिड्यूस एट हायर पीएच वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच का भी, पीएच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी जो होगा, अगर पीएच का वैल्यू बढ़ जाए तो इफिशियंसी घट जाएगा, इन्वर्सली होगा। अगर पीएच का वैल्यू मेरा बढ़ जाए, पीएच का वैल्यू बढ़ा दिया जाए किसी भी वाटर का तो इफिशियंसी जो होगा वो घट जाएगा। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, टाइम का हो जाता है। इन्वर्सली हो जाएगा पीएच का, पीएच अगर बढ़ा दिया जाए तो इफिशियंसी घट जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या करा, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी रिड्यूस एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो अभी देखें हम लोग इन्वर्सली था पीएच का वैल्यू तो रिड्यूस करेगा, अगर पीएच का वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो इफिशियंसी मेरा घट जाएगा। रिड्यूस एट हायर पीएच, पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो घटेगा। अनफेक्टेड नहीं रहेगा, इंक्रीज विथ हायर वैल्यू ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं है। हायर पीएच वैल्यू ऐसा नहीं है, मीन्स ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। लाइम सोडा प्रोसेस एक प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट का। तो क्या करता है, ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव, नहीं कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट दोनों रिमूव करता है, तो ये गलत हो गया। ओनली नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ये भी नहीं होगा। लाइम रिड्यूस द कार्बोनेट हार्डनेस, जो लाइम है CH को रिमूव करता है, मीन्स कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। और सोडा जो है वो NCH को रिमूव करता है, मीन्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। लाइम कार्बोनेट हार्डनेस को और सोडा NCH को, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। तो इस तरह से मेरा सी सही है। लाइम रिमूव करता है कार्बोनेट हार्डनेस को और लाइम रिमूव करता है कार्बोनेट हार्डनेस को, एंड सोडा रिमूव करता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का। दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं। जो डिसएडवांटेज, इट इज अनसुटेबल फॉर टर्बाइड एंड एसिडिक वाटर, नहीं अनसुटेबल जो है टर्बाइड एंड एसिडिक वाटर के लिए, ये मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच क्रिएट ए डिस्पोजल प्रॉब्लम। हाँ, एक जो फॉर्म है, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद बहुत सा जो प्रॉब्लम ये बच जाता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ फॉर्म बच जाता है, इसको डिस्पोजल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेजर डिसएडवांटेज लाइम सोडा प्रोसेस का यही है कि जो अमाउंट बढ़ जाता है डिसमेंटल या मटेरियल, उसको डिस्पोजल करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये कह सकते हैं इसका, तो मेजर डिसएडवांटेज क्या हो गया, हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच इज क्रिएट डिस्पोजल प्रॉब्लम, जो डिस्पोजल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज फॉर एल्गी कंट्रोल। एल्गी कंट्रोल के लिए कौन सा जो है इसमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एल्गी कंट्रोल के लिए क्या इसमें किया जाता है, एल्गी कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो किया जाता है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है एल्गी कंट्रोल करने के लिए। इसी को कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ये याद रखना, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। इसी को हिंदी में अगर बोला जाए तो नीला तोता बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एल्गी कंट्रोल में क्या यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है,
ब्लू विट्रोल, ये याद रखना है, बोलो ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल इसका यूज अलग नाम है, इसी का हिंदी में अगर नाम देखा जाए तो इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। ब्लू विट्रोल क्या नाम है? क्वेश्चन पूछता है ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं, तो सल्फर कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, क्योंकि ये ब्लू रंग का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं। दैट इज ब्लू विट्रोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, जो अलगी कंट्रोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है? गंध वगैरह जो होता है उसको रिमूव करने में काफ़ी यूज होता है। जो गंदगी होता है उसको उसको गंध जो होता है उसको रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं। तो डिसइंफेक्शन के लिए नहीं, रिमूवल, हार्डनेस के लिए नहीं, हार्डनेस के लिए लाइम सोडा प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस है। डिसइंफेक्शन हो गया, वो किलिंग बैक्टीरिया को मारने के अलग प्रोसेस है। रिमूविंग द ऑर्डर, जो गंध हो गया उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं। इसको गंधक गंध बोलते हैं, मार्क बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो गंदगी को निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं रिमूवल और ना एक्टिवेटेड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन स्टील पाइप इज, एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन स्टील पाइप इज, स्टील पाइप जो होता है कास्ट आयरन के कंपेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो होता है एक ब्रिटल मटेरियल है, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन स्टील पाइप जो है, स्टील पाइप काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है, तो कह सकते हैं एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप स्टील पाइप इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुटेबल लेआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरी है ग्रोइंग टॉन। जो इरेगुलर टॉन ग्रो है उसके लिए जो लेआउट सिस्टम होगा, प्लम्बिंग सिस्टम होगा, कौन सा होगा? तो जो अगर इरेगुलर है तो इरेगुलर के लिए डेड एंड यूज किया जाता है। इरेगुलर के लिए, इरेगुलर जो टॉन है, इरेगुलर डेवलपिंग टॉन है, तो उसके लिए हम लोग डेड एंड यूज करते हैं। अगर ग्रिड आयरन पूछे तो ये रेक्टेंगुलर, अगर कोई सिटी है डेवलप कर रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं। अगर बेल डेवलप है, बेल प्लान है, तो उसके लिए हम लोग बेल प्लान सिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं रिंग सिस्टम। तो इस तरह से देखा जाए कि इरेगुलर है, इरेगुलर ग्रोइंग में जिस तरह मतलब अलग अलग तरह से ग्रो कर रहा है, कोई एक पैटर्न नहीं है, तो इरेगुलर ही ग्रो कर रहा है, कभी बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, मीन्स इरेगुलर है। तो इसके लिए डेड एंड सबसे बेस्ट होता है, ये तो ए हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर के लिए रेक्टेंगुलर पैटर्न है तो ग्रिड आयरन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच वाटर फ्लो टुवार्ड्स द वाटर पेरीफेरी की ओर अगर बढ़ रहा है तो इसको कौन सा बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं रेडियल सिस्टम, मीन्स बाहर की ओर फ्लो हो रहा है वाटर पेरीफेरी की ओर, तो ये रेडियल सिस्टम हो गया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्या आता है? सुटेबल लेआउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिटी विथ रोड रेक्टेंगुलर पैटर्न। अगर एक उसका जो रोड जो बना हुआ है और रेक्टेंगुलर पैटर्न पे बना हुआ है तो उसमें जो लेआउट होगा वो कैसा होगा? तो अभी हम लोग देखे थे, अगर रेक्टेंगुलर पैटर्न पे है तो उसमें जो होगा, जो लेआउट होगा वो ग्रिड आयरन सिस्टम का होगा, ग्रिड आयरन सिस्टम का होगा। तो ग्रिड आयरन सिटी के लिए हो गया रेक्टेंगल, डेड आयरन के लिए हो गया इरेगुलर, अगर इरेगुलर सिटी है तो रेडियल, अगर ऑर्डर की ओर मूव करा तो रेडियल, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्या कर रहा था? कॉमनली यूज मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप विच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिंग स्ट्रॉन्ग नॉट इजली कोरोटेड एंड लॉन्ग लाइफ बट हैवी एंड ब्रिटल। जो ब्रिटल है वो कौन सा होगा? कहना कॉमनली यूज मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप में वो कौन मटेरियल है यूज करते हैं विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिंग स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग है, नॉट इजली कोरेटेड, जो इजीली कोरेटेड नहीं हो जाए, एंड लॉन्ग लाइफ है, बट एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि वो ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल कौन सा होता है? कास्ट आयरन, दैट इज कास्ट आयरन इसका अप्रोप्रिएट मटेरियल है जो पाइप में यूज किया जाता है। कास्ट आयरन पाइप मटेरियल का यूज होता है पाइप बनाने में, जो कि ब्रिटल होता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डी क्रॉस मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड क्या होता है? एक ट्रायल एंड एरर मेथड है सॉल्व करने का एक हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए या उसको सॉल्व एनालिसिस करने के लिए हार्डी क्रॉस मेथड है, जो कि एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। टेक इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन अकाउंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं होता, ये गलत है। टाइम कंज्यूमिंग, अगर ट्रायल एंड एरर मेथड है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ये कह सकते हैं। 1 और 4 इस पर नेगेटिव पॉइंट है, मीन्स दोनों इसके लिए सही है, ये गलत है। 1 और 3 दोनों सही, 1 और 3 मेरा सी में सही, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, the method of analysis of distribution system which is domestic supply is neglected and fire demand is consumed। कह रहा है कि डोमेस्टिक सप्लाई को नेग्लेक्ट कर दिया जाए एंड फायर डिमांड को कंसीडर कर दिया जाए, मीन्स फायर डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं, फायर डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको सर्किल मेथड बोलते हैं।
अगर हम डोमेस्टिक सप्लाई को इग्नोर करें, मीन्स डोमेस्टिक सप्लाई को इग्नोर करके सिर्फ फायर डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं, तो फायर के लिए क्या हो गया, सर्किल मेथड हो गया, फायर के लिए सर्किल मेथड हो गया, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरो के लिए रहता तो इक्विवेलेंट होता। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मेथड एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कौन सा मेथड को कंसीडर किया जाए जिसमें डोमेस्टिक सप्लाई को जो निगलेक्ट कर दिया जाए और फायर डिमांड को कंसीडर किया जाए। तो मेथड मेरा हो गया कौन सा, सर्किल मेथड, ठीक है। ये इक्विवेलेंट मेथड जो होता है, इक्विवेलेंट मेथड लॉन्ग एंड नैरो पाइप के लिए होता है। अगर लॉन्ग और नैरो पाइप यूज किया जाता है तो हम लोग इक्विवेलेंट पाइप मेथड यूज करते हैं। ये हो गया फायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनालिसिस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल किसके लिए, लॉन्ग एंड नैरो पाइप। अभी हम लोग देखे थे लॉन्ग एंड नैरो पाइप के लिए कौन सा यूज हुआ था, इक्विवेलेंट पाइप मेथड। लॉन्ग एंड नैरो पाइप अगर यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, इक्विवेलेंट पाइप मेथड। सर्किल मेथड कब करेंगे, जब डोमेस्टिक सप्लाई को यूज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और फायर डिमांड को कंसीडर करते हैं, तो उसमें सर्किल मेथड। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो गया डी बी, लॉन्ग एंड नैरो के लिए इक्विवेलेंट पाइप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइप ऑफ वाल्व is provided to control the flow of water in distribution system at the street corner and where pipeline is intersect, जहाँ pipeline intersect कर रहा है और flow in distribution system its street corner and where the pipeline intersect, जहाँ पे intersect कर रहा है उस जगह पे उसको कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स इंटरसेक्ट जहाँ मान लीजिए गेट पे प्रोवाइड किया जाए, स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द पाइपलाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पे पाइपलाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पे तो वहाँ पे कौन सा वाल्व प्रोवाइड करता है। तो गेट पे बोलेंगे तो गेट वाल्व इसको यूज करते हैं, इसको गेट वाल्व बोलते हैं। तो इसको दूसरा नाम है स्लूस वाल्व, गेट वाल्व का दूसरा नाम है स्लूस वाल्व। चेक वाल्व का दूसरा नाम कौन सा था, रिफ्लेक्स वाल्व इसी को वन डायरेक्शनल होता है। सेफ्टी वाल्व को हम लोग एयर वाल्व भी बोलते हैं, सेफ्टी वाल्व को ही एयर वाल्व भी बोलते हैं। स्कोर वाल्व जब भी होता है तो ड्रेन वाल्व इसको बोलते हैं, बॉटम मतलब स्लो डेप्थ लेवल पर निकाला जाता है, मीन्स लोअर लेवल पे यूज किया जाता है स्कोर वाल्व का। इसी को और दूसरा नाम क्या है, ड्रेन वाल्व। तो देख लेते हैं अलग नाम। चेक वाल्व को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व, ठीक है। स्लूस वाल्व को क्या बोलते हैं, इसी को एक और नाम है गेट वाल्व। सेफ्टी वाल्व को क्या बोलते हैं, एयर वाल्व, ठीक है। स्कोर वाल्व को और क्या बोलते हैं, ड्रेन वाल्व, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द लाइन इंटरसेक्ट पे कौन सा होगा, तो गेट वाल्व बोलते हैं, स्लूस वाल्व भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ वाल्व इज अलाउ वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन में कौन सा होगा, रिफ्लेक्स वाल्व का ही नाम क्या है, चेक वाल्व। अभी हम लोग देखे थे चेक वाल्व, दैट इज ए जो होगा ये हो जाएगा। रिफ्लेक्स वाल्व जो फ्लो इसका जो होगा वन डायरेक्शन में ओनली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कोर वाल्व को ड्रेन वाल्व हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग देखे स्कोर वाल्व का ही नाम है ड्रेन वाल्व, जो कि प्रोवाइड कहाँ जाता है, बॉटम लेवल पे। तो इसको देखते हैं, एट अ स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ, देखते हैं वाल्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो पूछा, स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। यहाँ पे कौन पता है, गेट वाल्व प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट कॉर्नर पे, इसी को बोलते हैं स्लूस वाल्व, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एट एवरी डिप्रेशन एंड द डेड एंड टू ड्रेन आउट टू वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट, ड्रेन आउट करने के लिए ड्रेन वाल्व, इसी को बोलते हैं स्कोर वाल्व, ठीक है। एट द फुट ऑफ द राइजिंग मेन अलोंग द स्लोप टू प्रिवेंट बैक रनिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, रिफ्लेक्स वाल्व। तो ये कह सकते हैं यहाँ से मेरा आ गया ये गेट वाल्व, ये हो गया मेरा स्कोर वाल्व, और ये दिया हुआ किसके लिए, रिफ्लेक्स वाल्व के लिए। प्रिवेंट बैक वाशिंग को प्रिवेंट कर रहा, मीन्स प्रिवेंट बैक वाशिंग, तो इसके लिए रिफ्लेक्स वाल्व। एवरी डिप्रेशन पॉइंट इसके लिए ड्रेन वाल्व, और स्ट्रीट कॉर्नर के लिए या कंट्रोल करने के लिए गेट वाल्व या स्लूस वाल्व। दैट इज इसका जो आंसर होगा स्कूल वाल्व के लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन था, एवरी सबमिट पॉइंट पे कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, एयर वाल्व पर जब भी प्रोवाइड किया जाता तो सबमिट पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता एयर वाल्व। दैट इज एयर वाल्व अगर पूछता कहाँ प्रोवाइड किया जाता तो सबमिट पॉइंट पे। डिप्रेशन पॉइंट पे कौन सा प्रोवाइड होता है, ड्रेन वाल्व वन डायरेक्शन के लिए, रिफ्लेक्स वाल्व, और गेट पे गेट वाल्व। तो इस तरह से हम लोग चारों देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया एयर वाल्व के लिए, ये हो गया रिफ्लेक्स वाल्व के लिए, ये हो गया स्कोर वाल्व के लिए, ऊपर जो दिया हुआ था वो था गेट वाल्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ए सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ द नंबर ऑफ हाउस सीवर,
कहने का मतलब कोई सीवर जो है बहुत सा हॉट सीवर से रिसीव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हॉट सीवर से जो रिसीव कर रहा है उसको कौन सा बोलते हैं, तो उसको लैटरल सीवर बोलते हैं। ये सिंपल, इसमें एक ट्रिक याद रखना है, कौन सा कि एक होता है प्लम्बिंग मतलब जो घर से यूज हो रहा है उसको प्लम्बिंग बोलते हैं। प्लम्बिंग से जो रिसीव करेगा डिस्चार्ज वो कौन जाएगा, वो हाउस सीवर में जाएगा। हाउस सीवर से जो जाएगा वो लैटरल सीवर में जाएगा। हाउस पहले प्लम्बिंग से जाएगा हाउस सीवर में, हाउस सीवर से लैटरल सीवर में, और लैटरल सीवर से कहाँ जाएगा, वो मेन सीवर में। तो ये चारों याद रखना। तो सबसे पहले हो गया प्लम्बिंग से जाएगा हाउस में, हाउस से कहाँ जाएगा, लेटरल में, लेटरल से कहाँ जाएगा, मेन में। प्लम्बिंग, हाउस सीवर, लेटरल सीवर, मेन सीवर, इस चारों याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो डिस्चार्ज रिसीव कहाँ से कर रहा है, नंबर ऑफ हाउस सीवर से रिसीव कर रहा था। हम लोग देखें पहले प्लम्बिंग था, प्लम्बिंग से हाउस आया, हाउस से कौन आया, लेटरल आया, लेटरल से मेन आया। तो प्लम्बिंग से हाउस से रिसीव कर रहा है, मीन्स हाउस से रिसीव कर रहा तो कौन होगा, लेटरल होगा, दैट इज लेटरल सीवर। ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, द ए पाइपिंग कन्वर्जिंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर ऑन ए पॉइंट इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड। अब देखो ये पूछ रहा है प्लम्बिंग से रिसीव कर रहा था, प्लम्बिंग से रिसीव करेगा तो कौन सा होगा, तभी हम लोग देखे थे प्लम्बिंग से रिसीव करेगा उसको हाउस सीवर बोलते हैं। अगर प्लम्बिंग से रिसीव करता है तो उसको हाउस सीवर बोलते हैं। इससे रिसीव करेगा तो लेटरल सीवर बोलते हैं। और लेटरल से अगर रिसीव करता है उसको मेन सीवर में जाएगा, लेटरल से मेन में आएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्लम्बिंग से रिसीव कर रहा था, प्लम्बिंग से रिसीव करने के लिए कौन सा होगा, हाउस सीवर होगा, दैट इज ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन द सुटेबल सीवरेज सिस्टम विल बी। अगर वन सीजन के लिए बनाया जाए, अगर वन सीजन के लिए सिर्फ अगर डिजाइन किया जाए तो उसमें कौन सा कहते हैं, सेपरेट सिस्टम बोलते हैं। अगर वन सीजन के लिए सिर्फ बना जाए रेनफॉल के लिए तो सेपरेट सिस्टम बोलते हैं, सेपरेट सिस्टम का डिजाइन किया जाएगा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे पूछ रहा है, पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पर हेड कितना होता है, 135 लीटर होता है, 135 लीटर पर हेड पर डे, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज सिस्टम जो है, सीवेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर, सीवेज सिस्टम कितना के लिए डिजाइन किया जाता है, सीवेज सिस्टम जो होता है 25 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है। सीवेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर 25 ईयर, सीवेज सिस्टम इज ओनली डिजाइन फॉर 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड सीवर, कंबाइंड सिस्टम के लिए कौन से कर रहा है, कंबाइंड अगर सिस्टम दैट मीन्स सेपरेट प्लस मतलब रेनी सीजन और ये ड्राई सीजन दोनों के लिए डिजाइन किया जाता है, उसी को बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में कौन सा शेप बनाया जाता है, अगर सेपरेट अगर पूछ रहा है कंबाइंड तो कंबाइंड के लिए एक शेप हो जाएगा, अगर सेपरेट पूछता है तो इसके लिए सर्कुलर हो गया, सेपरेट के लिए कंबाइंड पूछेगा तो एक शेप के लिए। तो यहाँ पर जो कंबाइंड पूछ रहा था इसके लिए भी होगा। एक और इसमें डाटा याद रखना है, एक शेप का जो शेप होता है इस तरह से होता है, मान लिया जाए एक शेप एक की तरह का होता है। ये जो डाया होता है ऊपर का पार्ट का, ये 2 टाइम्स होता है, किससे, बॉटम डाया से। इस तरह से कभी क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो एक शेप जो बना हुआ होता है, एक शेप जो बना हुआ होता है, ये डाया अगर ऊपर का पार्ट का जो डाया देखा जाए वो 2D होता है, और बॉटम का जो फेस का डाया होता है वो D होता है, ये D और 2D। तो यहाँ से देखा जाए कंबाइंड के लिए पूछा था, कंबाइंड के लिए बेस्ट होता है कौन सा, एक शेप होता है, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुटेबल सिस्टम फॉर सैनिटेशन फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विथ लेस इंटेंसिटी, थ्रू आउट द ईयर हो रहा है बट लेस इंटेंसिटी से हो रहा है, तो उसमें हम लोग कौन सा डिजाइन करेंगे। यहाँ पे ये देखना है क्वेश्चन में ध्यान से कि सुटेबल सिस्टम पूछ रहा है कौन सा डिजाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर, मीन्स रेनफॉल जो है, रेन का जो फॉलिंग है वो थ्रू आउट द ईयर है, मीन्स हमेशा हो रहा है, तो इसके लिए सेपरेट तो करेंगे नहीं, जब भी कर देंगे अगर कंबाइन किया जाए तो कंबाइन में दोनों हो जाएगा, सेपरेट में सिर्फ सेपरेट किया जाता है, अगर दोनों का अलग अलग करते हैं, एक रेन सीजन के लिए रेनफॉल के लिए अलग और बाकी जो प्लम्बिंग है उसके लिए अलग करेंगे तो अलग अलग होगा, उसको सेपरेट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जब थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, अगर वाटर जो है रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर हो रहा है किसी भी जगह पे, तो उस एरिया के लिए हम लोग कौन सा डिजाइन करेंगे, तो वो कंबाइंड सिस्टम होगा, दैट इज बी इसका
अगर थ्रू आउट द ईयर है तो कंबाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बार्टर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। द बार्टर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। तो बार्टर सिस्टम जो है, बार्टर कैरी सिस्टम जो है बेस्ट प्रोडक्ट का, वो कौन सा होता है? बार्टर कैरी सिस्टम ऑफ कलेक्शन कर रहा है और बेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्शन कर रहा है, तो इज चीपर इन इनिशियल कॉस्ट देन ड्राई कॉस्ट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। हाँ, ये है, डिस्पोजल करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। कलेक्शन जो किया है बेस्ट प्रोडक्ट का, उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाए डिस्पोजल से पहले। तो इस तरह से देखा जाए बिफोर डिस्पोजल, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ 9 मिनट, देन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मिनिस्ट्री हेल्थ फार्मूला। ये क्या होता है? एक फार्मूला होता है 760 डिवाइडेड बाई टी प्लस 10। ये जब भी आवेगा आंसर तो इसका mm पर आवर में होगा, अगर टी का वैल्यू हम मिनट में डालें तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 760 डिवाइड बाई टाइम दिया हुआ है 9 मिनट, तो 9 प्लस 10, इसको सोल्व करेंगे 9 10 19, 9 प्लस 10 बोले तो 19, बोले तो 760 बाई 19 बोले तो 40, दैट इज 40 इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है? द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या डिफाइन करता है? द टाइम टेकन बाय रेनफॉल वाटर टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ वाटर सेट टू इनलेट ऑफ सीवर। कहने का मतलब ये है कि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं? टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय रेनफॉल, द कितना टाइम रेनफॉल में लगता है वो, टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर सेट टू द इनलेट। मीन्स इनलेट तक जाने में जो लगा, यहाँ से पानी लगा, इनलेट तक जो लगा, यहाँ से रेनफॉल हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इनलेट पॉइंट तक जाने में लगा वो टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द सीवर टू पॉइंट अंडर द कॉन्सेंट्रेशन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन सीवर टू द पॉइंट अंडर द कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों का जो सम होगा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो सम ऑफ द ए एन पी इज कॉल्ड टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको कह सकते हैं कि आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज। सीवेज का जो ग्रेविटी होता है वो ज़्यादा होता है, तो सीवेज का ग्रेविटी देखा जाए तो इसका होता है 1.001। 1.001 होता है किसका? सीवेज का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मच ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। हाँ, कह सकते हैं सीवेज का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सीवेज का स्पेसिफिक, अगर वाटर का देखा जाता है, अगर 1 होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है वाटर का, तो अगर सीवेज का देखा जाए तो सीवेज में थोड़ा ज़्यादा होता है, सीवेज का होता है 1.001 स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सीवेज का। तो ऑप्शन में देखा जाए क्या कर रहा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज मच ग्रेटर देन, नहीं मच नहीं है, थोड़ा सा ग्रेटर, क्योंकि 1.001 है, ज़्यादा ग्रेटर नहीं है। स्लाइटली लेस देन, लेस तो होगा नहीं, इक्वल भी नहीं होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसका कह सकते हैं डी। नेक्स्ट को देखते हैं 95 नंबर, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितना है किसका? इंडिया में वैल्यू कितना यूज़ किया जाता है? 1 से लेकर के 1.2 मीटर पर सेकंड यूज़ किया जाता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, दैट इज बीस का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या था? स्लोप ऑफ सीवर सेल बी, स्लोप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? तो स्लोप ऑफ सीवर, ये हम लोग देख लें, क्लींजिंग वेलोसिटी कितना होता है? क्लींजिंग वेलोसिटी जो होता है 1 से लेकर 1.2 मीटर पर सेकंड तक होता है, तो इस तरह से मेरा आंसर बी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्लोप ऑफ सीवर सेल बी, स्लोप ऑफ सीवर का जो स्लोप होता है वो कितना होना चाहिए? स्लोप ऑफ सीवर, सीवर जो होता है उसका कौन सा स्लोप दिया जाना चाहिए? तो गिवन डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप, जो नेचुरल स्लोप है उसी डायरेक्शन में सीवर को लैंडिंग होता है, ले आउट कर सकते हैं नेचुरल स्लोप की तरफ। तो ये एग्जैक्ट आंसर मेरा ये हो जाएगा, मीन्स सीवर का जो स्लोप होगा गिवन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप की तरफ देते हैं, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं, तो डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द सेपरेट सीवर सिस्टम, सेपरेट सीवर सिस्टम के लिए कौन सा है? तो 6 टाइम्स होता है ड्राई वेदर फ्लो का, ड्राई वेदर फ्लो का 6 टाइम्स होता है, ड्राई वेदर फ्लो का 6 टाइम होता है 6 सेपरेट में। और इसी को अगर रेनी में करेंगे तो रेनफॉल प्लस 2DF होता है, TWF होता है, 2 टाइम्स ऑफ इतना, ठीक है। रेनफॉल सीजन में मीन्स कंबाइंड में अगर करेंगे तो सेपरेट में 6DWF ड्राई वेदर फ्लो, और अगर रेनी में करेंगे या कंबाइंड में करेंगे तो रेनफॉल प्लस 2WF। इसका जो आंसर हो गया डिजाइन डिस्चार्ज फॉर सेपरेट सिस्टम 6WF,
6DWF ड्राई वेदर फ्लो, ड्राई वेदर फ्लो 6DWF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिजाइन ऑफ डिस्चार्ज फॉर कंबाइंड सीवर। कंबाइंड के लिए भी हम लोग देखें क्या होता है, रेनफॉल प्लस 2DWF। रेनफॉल प्लस 2WF हो गया कंबाइंड के लिए। कंबाइंड में कौन सा होता है, कंबाइंड करने का मतलब है कि रेनफॉल जो है हमेशा उसमें हो, रेनफॉल जो है हमेशा या थ्रू आउट द ईयर होते रहे, तब हम लोग डिजाइन करते हैं कंबाइंड का, कंबाइंड सीवर सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो कंबाइंड सिस्टम जो डिजाइन किया जाता है वो रेनफॉल प्लस 2WF। DWF क्या हो गया, ड्राई वेदर फ्लो, ड्राई वेदर फ्लो। रेनफॉल होगा प्लस में 2 टाइम्स कितना होगा ड्राई वेदर फ्लो का, ड्राई वेदर फ्लो का 2 टाइम्स हो जाएगा, तब होता है कंबाइंड के लिए। अगर यही अगर सेपरेट के लिए बनाते हैं, सेपरेट के लिए कितना होता है 6 इंटू ड्राई वेदर फ्लो का, 6 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो सेपरेट के लिए। सेपरेट के लिए मेरा ये हो गया था, और ड्राई के लिए मेरा 2WF। कंबाइंड के लिए कौन सा होगा, रेनफॉल प्लस 2WF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर पूछ रहा है किसका, सीवर का। तो मिनिमम कितना होता है 15 सेंटीमीटर मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है 300 सेंटीमीटर होता है। तो कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक होता है, 15 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, दैट इज इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर। सीमेंट कंक्रीट का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी खर्च हो जाता है, काफ़ी भारी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, और इसको ले जाने में ब्रेक होने का भी डर रहता है। तो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इसका वो काफ़ी डिसएडवांटेज है उसमें। तो डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू द हैवी वेट के कारण इसको ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी परेशानी होती है, दैट इज ए सी इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर, मस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम। फिर पूछ रहा है क्या, सुटेबल सिस्टम किसके लिए, सेपरेट के लिए पूछ रहा था। सेपरेट में कौन सा होगा, तो हम लोग देखे थे सेपरेट के लिए सर्कुलर सीवर था जो सबसे बेस्ट था। सेपरेट के लिए हम लोग क्या किए थे, सेपरेट के लिए अगर डिजाइन किया जाए तो सेपरेट के लिए हम लोग किया जाए तो सर्कुलर, यही अगर हम लोग कंबाइन के किया जाए तो एक शेप हो जाएगा। एक किसके लिए हो जाएगा, कंबाइंड के लिए होगा एक शेप, और सेपरेट के लिए हो जाएगा मेरा सर्कुलर। तो इस तरह से सेपरेट पूछ रहा था, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट के देखते हैं, एक्सेप्ट सेक्शन ऑफ सीवर इज इकोनॉमिकल देन सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइड्स। इकोनॉमिकल तो नहीं होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है ये, तो ये नहीं कह सकते। प्रोवाइड सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी एट लोअर डिस्चार्ज, ये कह सकते हैं कि कम डिस्चार्ज में भी इसका सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी हो जाता है, दैट इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड पे तो डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ सीवर पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो पर डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर डिपेंड करता है, रफनेस जाएगा तो वेलोसिटी कम जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, फ्लो वेलोसिटी है, जितना ग्रेड पे है उस पर डिपेंड करेगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इस पर भी डिपेंड करेगा, ज़्यादा रहेगा तो कम हो जाएगा, रफनेस ज़्यादा रहेगा तो कम हो जाएगा, इस पे तीनों पर डिपेंड करेगा। और लेंथ ऑफ सीवर पर जो है वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ सीवर पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर एन एक्सेप्ट सीवर फ्लोइंग 2/3 फुल इज। आर का वैल्यू पूछ रहा है कब, जब 2/3 फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसके कंपेयर में, और एक हो रहा है जब आर का वैल्यू किस में, जब फुल फ्लो हो रहा है, जब फुल फ्लो हो रहा है तब कंपेयर कर रहा है किस में, 2/3 फ्लो कर रहा है, उसमें कितना होगा। तो आर बराबर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर बराबर क्या होता है, आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किस में कम होगा, अगर 2/3 फ्लो कर रहा है, 2/3 फ्लो कर रहा है तो पेरीमीटर कम होगा, जब पेरीमीटर कम होगा तो आर ज़्यादा होगा, पेरीमीटर कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं इसमें, अगर पेरीमीटर कम होगा कब, 2/3 का इन कंपेयर टू पेरीमीटर जब फुल फ्लो करेगा। जब पेरीमीटर कम हो गया तो आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं A/P होता है, P कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि 2/3 जब फ्लो कर रहा है तो ग्रेटर होगा क्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसके कंपेयर में, व्हेन फ्लोइंग फुल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। अगर डायमीटर बढ़ा दिया जाए तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होगा, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होगा डायमीटर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। इफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो है डायमीटर बढ़ने के साथ बढ़ता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कन्वर्ट
कलवर्ट के अंदर में कौन सा सीवर यूज किया जाता है? तो ब्रिक का जो कलवर्ट है, ब्रिक सीवर, वो यूज किया जाता है कहाँ? जो कलवर्ट के अंदर। द मस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट, कलवर्ट के अंदर जो यूज किया जाता है सीवर, कौन सा यूज किया जाता है? ब्रिक सीवर यूज किया जाता है, सर्कुलर ब्रिक सीवर, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ सीवर विच इज सुटेबल फॉर बोथ कॉम्बाइन एंड सेपरेट, वैसा सीवर कौन सा है, वैसा सीवर कौन सा जो कंबाइन में के लिए भी सुटेबल हो और सेपरेट के लिए? तो ये इग शेप्ड सीवर जो होगा दोनों के लिए डिजाइन किया जा सकता। अगर सर्कुलर डिजाइन करते तो सर्कुलर सिर्फ सेपरेट के लिए होता है, सेपरेट के लिए सर्कुलर होता है। अगर हम एक सब डिजाइन कर दिया जाए, अगर एक सब डिजाइन कर दिया जाए तो सेपरेट प्लस कंबाइंड दोनों के लिए हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक सब जो होगा सेवर वो दोनों के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका मोस्ट आंसर जो हो गया वो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक, सेप्टिक सीवर और फ्रेश सीवर के लिए सीवेज के स्पेसिफिकली कौन सा होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक पूरा सेप्टिक, टिक लग रहा है यहाँ पे, तो सेप्टिक के लिए जब भी होगा तो एसिडिक होगा। फ्रेश एंड सेप्टिक, सेप्टिक है मीन्स सेप्टिक के लिए एसिडिक होता है और फ्रेश के लिए तो अल्कलाइन होगा। फ्रेश के लिए अल्कलाइन और सेप्टिक के लिए एसिडिक। यहाँ से याद रखना ट्रिक्स क्या करेंगे, तो सेप्टिक एसिडिक, सेप्टिक एडिक, सेप्टिक एडिक, सेप्टिक एसिडिक। सेप्टिक जो होगा उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक वो एसिडिक। सेप्टिक जो होता है सीवेज, सेप्टिक सीवेज जो होता है वो एसिडिक होता है, सेप्टिक वाला जो होता है एसिडिक होता है और फ्रेश जो होता है अल्कलाइन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो फ्रेश और सेप्टिक सीवेज का जो प्रॉपर्टीज होगा या कैरेक्टरिस्टिक होगा वो अल्कलाइन और एसिडिक होगा, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर होगा। द पैथोजेनिक कैन बी किल्ड बाय, पैथाजोन कैन बी किल्ड बाय, पैथाजोन किसके द्वारा किल किया जा सकता है? तो पैथाजोन इज किल्ड बाय, तो पैथाजोन कैन बी किल्ड बाय किससे? क्लोनेशन, क्लोनेशन के द्वारा इसको किल किया जा सकता है पैथाजोन को। तो इस तरह से भी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन, रिटार्ड पूछ रहा है, ये वर्ड दिखना है, ध्यान देना। द विच ऑफ द फ्लोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सेल्फ प्यूरिफिकेशन को कौन इसमें कम करता है? तो हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन पूछ रहा है, प्यूरिफिकेशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स घटेगा नहीं। सनलाइट, सनलाइट जब आएगा तो भी जो प्यूरिफिकेशन है वो बढ़ेगा। तो सेटिस्फाइंग द ऑक्सीजन डिमांड, अगर ऑक्सीजन डिमांड को भी सेटिस्फाइंग है तो इससे भी बढ़ेगा, मीन्स रिटार्ड नहीं करेगा। ये पूछ रहा है क्या? रिटार्ड मीन्स रिड्यूस करना। सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो है इसमें से कौन सा जो कम करेगा या रिड्यूस करेगा? तो हाई टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सनलाइट इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों आंसर होगा नहीं, तीनों आंसर होगा नहीं, तो नन ऑफ द एबव कह सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन को रिटार्ड करे या रिड्यूस करे। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर जो हो गया वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर नॉर्मली डिजाइन फॉर, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो है किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो होता है 15 से 20 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है। सीवेज सिस्टम भी 25 ईयर के लिए देखे थे लोग 25 ईयर के लिए डिजाइन किया गया था। और सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो है 15 to 20 ईयर के लिए कह सकते हैं कि बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज विथ, सेटलिंग वेलोसिटी किस पे इंक्रीज करेगा? तो सेटलिंग वेलोसिटी का हम लोग देखें तो फॉर्मूला क्या था? G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। एक और इसका क्या देखे थे फॉर्मूला? V इक्वल टू क्यू बाई बी एल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि V बराबर एक फार्मूला था मेरा क्यू बाई बी एल मीन्स सरफेस एरिया, और एक और V बराबर कितना था? G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। तो यहाँ से देख सकते हैं आप फार्मूला से देख लेते हैं क्या सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज, इंक्रीज पूछ रहा है किस पे है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ा दिया जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग देखें तो क्या G-1 था इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ेगा? हाँ इससे बढ़ेगा। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल अगर दिया है, साइज ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ेगा। डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक पर नॉट डिपेंड करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन, डोंट डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इंक्रीज कब कब कर रहा है? ये बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल से इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर से भी इंक्रीज कर रहा है, और इस पर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ टैंक। लेकिन ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज विथ, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज किस पे करेगा? तो सेटलिंग वेलोसिटी तो इंक्रीज ए से भी करेगा, बी से भी करेगा और डी से भी करेगा,
लेकिन हमें लगता है क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, नॉट नॉट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन में ये रहता सेटलिंग वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो डज नॉट डिपेंड्स रहता, ऑप्शन यही बच रहा है जो अल्टर है, मीन्स बाकी तीन से अलग है, तो इस तरह से कह सकते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। तो नॉट डिपेंड करेगा, तो इस तरह से आंसर अगर ऐसे भी देखा जाए तो ये तीनों एक सेम ऑप्शन दिख रहा है, मीन्स इससे भी बढ़ रहा है, इससे भी बढ़ रहा है, इससे भी बढ़ रहा है सेटलिंग वेलोसिटी। तो अगर रहता कि इसमें से ऑल ऑफ दे रहता तो इस कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो है अल्टर है, बाकी सबसे अलग है, ये डिफरेंट है क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है सेटलिंग वेलोसिटी, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड बीओडी, स्टैंडर्ड बीओडी कौन सा होता है, 5 डे पर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है उस बीओडी को स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड बीओडी बोलते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो बीओडी होता है 5 डे का, उसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। सी इसका करेक्ट हो गया। रिलेशन पूछ रहा है इसमें से बड़ा कौन है, सीओडी टीओडी एंड बीओडी में बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, टीओडी सबसे बड़ा होता है, फिर सीओडी बड़ा होगा, फिर बीओडी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, टीओडी, फिर सीओडी, फिर बीओडी। सीओडी बीओडी क्या इसमें दिया हुआ है, ये होता है थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड टीओडी हो गया थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे ज़्यादा जो होता है थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे देखा जाए इसमें अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, 5 डे बीओडी अल्टीमेट बीओडी नहीं, 5 डे बीओडी अल्टीमेट दोनों अलग होता है। 5 डे बीओडी इज ग्रेटर देन 4 डे बीओडी, 5 डे बीओडी जो होगा कम होगा इन कंपेयर टू 4 डे बीओडी। इस तरह से कह सकते हैं कि 5 डे बीओडी इज लेस, 5 डे बीओडी इज लेस, ठीक है। बीओडी ऑफ 5 जो होगा लेस होगा किसके कंपेयर में, बीओडी 5 के 4 के। ये कह सकते हैं बीओडी ऑफ 5 डे इज लेस देन, बीओडी 5 डे इज लेस देन बीओडी 4 डे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो गया वो सी हो जाएगा। एक और इसमें बट याद रखना है, जो बीओडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बीओडी भी बढ़ेगा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीओडी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीओडी का, बट टाइम का इन्वर्सली है। 5 डे बीओडी जो है कम है किससे, टाइम का इन्वर्सली है 4 डे का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी दिया हुआ कितना टन का, 20,000 kg पर डे एंड बीओडी पर कैपिटा पर डे 0.05 kg। देन पॉपुलेशन पूछ रहा है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछ रहा है कितना होगा, ये दिया हुआ है बीओडी दिया हुआ है, बीओडी पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर डे दिया हुआ मीन्स पर कैपिटा पर डे दिया हुआ है 0.05 kg, 0.05 kg दिया हुआ है बीओडी किसका। तो पॉपुलेशन पूछा जाए, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा जाए तो बीओडी डिवाइड बाई कर दिया, अगर बीओडी में डिवाइड कर दिया है बीओडी पर कैपिटा से, अगर बीओडी में डिवाइड कर दिया जाए बीओडी पर कैपिटा से, तो बीओडी पर कैपिटा से, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकल जाएगा, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यहीं से हम लोग देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। 2000 दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, 20,000 डिवाइड बाई 0.05, तो इसका जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकल जाएगा, इसमें सब करेंगे तो कितना होगा, 5 4 4 3 0 2 0 3 4 पे 5 0 4 पे 5 0, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ बीओडी में डिवाइड कर देना, बीओडी पर कैपिटा से, बीओडी में डिवाइड कर देना है बीओडी पर कैपिटा से, ठीक है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ बीओडी एग्जैक्टेड एट एनी टाइम इज, किसी टाइम पे जो बीओडी होगा वो क्या होगा, तो रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड एट एनी टाइम इज, किसी टाइम पे जो रेट है बीओडी का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी सेटिस्फाइड, नहीं रिमाइनिंग का प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमाइनिंग। हाँ ये सही है, जो बीओडी रिमाइनिंग जो बचा हुआ है उसका प्रोपोर्शनल होता है बीओडी एग्जर्टेड, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी, मीन्स अगर बीओडी का देखा जाए फॉर्मूला देखा जाए तो बी, अगर बीओडी का अगर देखा जाए बी से इसको इंडिकेट करता है, मान ली एल टी इज इक्वल टू एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी होता है, इसी को बोल रहे हैं ई जो होता है अल्टीमेट होता है, एल नोट जो होता है अल्टीमेट बीओडी होता है। पूछ रहा है अल्टीमेट बीओडी ऑफ 5 डे का रेशियो पूछ रहा है, मीन्स रेशियो ऑफ 5 डे बीओडी मीन्स 5 डे बीओडी डिवाइड बाई अल्टीमेट बीओडी का जो रेशियो होगा 2/3 या 60% होता है, 68%
अप्रोक्स होता है। 5 डे BOD और अल्टीमेट BOD का जो रेशियो हो रहा है वो 68% लगभग हो रहा होता है। 68% इसमें अप्रोक्स में देखा जाए तो 2/3 होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इन BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, BOD टेस्ट क्या जा रहा है, 1 ml of raw sewage was diluted to 100 ml and the dissolved oxygen concentration of diluted sample at beginning was 6 ppm. It was 4 ppm at the end of 5 days. Then included at 20 डिग्री सेल्सियस। then BOD of the raw, BOD कितना हो जाएगा, BOD अगर निकाला जाए तो हम लोग देखे थे DI माइनस DO इंटू डायलेशन फैक्टर होता है। अगर BOD निकाला जाए, BOD अगर निकालने का एक फॉर्मूला होता है DI माइनस DO इंटू डायलूशन फैक्टर, ठीक है। तो यहीं से निकालते हैं, इनिशियल कितना था 6 माइनस फाइनल कितना हो गया 4 इंटू डायलूशन फैक्टर कितना होता है, डायलूशन फैक्टर मेरा 1000 बना 1 ml रा वाटर है तो 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 200 ppm, दैट इज 200 ppm। सिंपल यही याद रखना है, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल इंटू डायलूशन फैक्टर। डायलूशन फैक्टर निकालने के लिए कितना आता है, टोटल जितना दिया हुआ है और डिवाइड बाई डाइल्यूटेड सैंपल, तो 100 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से कर सकते हैं कि 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 बोले तो 200, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ को सेव करने के लिए मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होना चाहिए ऑलवेज। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो मिनिमम होना चाहिए 4 ppm ऑलवेज रहता है 4 ppm। मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन वाटर में जो क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि वाटर में जो मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो होना चाहिए वो 4 ppm, दैट इज बी करेक्ट होना चाहिए। तो आगे इसको रहने देते हैं। इस पार्ट में हम लोग देख लिए 51 से लेकर के लगभग 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसका आगे का जो क्वेश्चन है 120 से आगे के लिए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, 121 से लेकर के आगे का सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए।